अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि पीटीआई रहनुमाओं के रवैयों में तब्दीली नजर आने लगी है, जिसकी वजह से हुक्मरान तबके की भी कुछ तवक्कुआत वो बस्ता हुई हैं। वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि जैसे हाथ बढ़ाया जा रहा है, हो सकता है कुछ बर्फ पिघले। और वो ये भी कहते हैं कि बानी पीटीआई के रवैये में भी बेहतरी आई है। इससे पहले पीपल्स पार्टी के सीनियर क़यादत भी इस हवाले से कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्जी क़यादत को कायल किया जाए कि वह हुकूमत के साथ बैठकर बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम के साथ मामलात को हल करे। सवाल यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमती काविशों के नतीजे में उनके साथ मिल बैठने को तैयार हो पाएगी। और इसके साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से धांधली के संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए, अदालतों के दरवाजे भी खटखटाए गए। लेकिन अब जब मुख्तलिफ ऐसी नशिस्तों के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत चुके थे, वहां पर रिकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो वो जीती हुई नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खोने लगी है। इसकी पसे पर्दा क्या वजूहात हैं, इस स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करने के लिए कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी साहब। और इसके साथ नाज़रीन प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान की जानिब से एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी वीडियो सामने आई है जो अफगान तालिबान की तरफ से तैयार की गई, जिसमें वाज़े तौर पर सुना जा सकता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पाकिस्तान में जाकर हमले करने हैं। ये वीडियो सामने आए हुए काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर अफगान हुकूमत की पुरस्रार खामोशी जारी है। कोई भी इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद मरतबा अफगान हुकूमत से रब्ता किया, इससे पहले भी, कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका जाए। पाकिस्तान के तमाम तर अच्छाइयों और एहसानात के बावजूद अफगान हुकूमत क्यों पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमल करने को तैयार नहीं है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी ताजरों की तरफ से एक पुरजोर मुतालबे के बाद वफाकी हुकूमत ने इंडिया के साथ अपने तजारती तल्लुकात अज सर नौ बहाल करने के ऊपर गौर शुरू कर दिया है। और आने वाले दिनों में इसमें क्या पेशरफ्त मुमकिन हो सकती है और इसके क्या पाकिस्तान की इकॉनमी पर इम्पैक्ट होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म ने शोबा तवानाई से मुतल्लिक पावर और पेट्रोलियम डिवीज़न को 16 अहम तरीन अहकामात जारी किए कि 1 से 3 माह के अंदर इन तमाम मामलात के ऊपर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश की जाए। हुकूमत के लिए पावर सेक्टर और गैस का शुबा कितना बड़ा चैलेंज बन चुका है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि वफाकी हुकूमत ने सऊदी अरब समेत अरब दोस्त ममालिक को OGDCL के शेयर्स फरोख्त करने की तैयारी कर ली है। इसकी वजह क्या है और इसका क्या इंपैक्ट होगा, इसके ऊपर भी प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। तो स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हस्बे ख्वाजा मतीन साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, जबकि हमें जूम पर हमारे साथ मौजूद हैं अली बुखारी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। अली बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अली बुखारी साहब, जैसे ही कौमी असम्बली की तश्कील मुकम्मल हुई, इजलास हुआ, उस वक्त से हम देखते हैं कि नून लीग की सीनियर क़यादत हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत हो, वो मुसलसल आपको कन्विंस करने में कोशिश करते हुए दिखाई देती रही हमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का सिलसिला ख़त्म करे, जो उनके कंसर्न है हमारे साथ मिल बैठ के मामलात को तय करें। पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, हम अकेले आगे नहीं बढ़ सकते, रास्ते में रुकावटें खड़ी ना की जाए। अब हुक्मरान तबका भी आपसे पुरुम्मीद है कि आपने कुछ पॉजिटिव जेस्चर शो किया है। क्या आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकजी हुकूमत के साथ और सूबे की हुकूमत के साथ साथ मामलात को बेहतर चलाने के लिए मिल बैठकर कोई बातचीत करते हुए हमें दिखाई दे? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करता चलूँ जी कि हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसका पॉलिटिकल स्टांस है और दुनिया की पहले 5 बड़ी पार्टियों में हमारी पार्टी का शुमार होता है। सो हमारे डिसीजन जितने हैं वो पॉलिटिकल डिसीजन हैं। ऑल दो के हमारे खिलाफ जितना भी किया गया है, जो कि पिछले आप 2 सालों से देखें, जो क्रैकडाउन हुआ, जो हमारे मेन क़यादत को पकड़ा गया, लीडरशिप को पकड़ा गया, आज भी इमरान खान साहब जेल में है, ऑफिसर सील किए गए, इवन एंड अदरवाइज बल्ले का निशान ले लिया गया 9 बंदों की गवाहियों पे, करोड़ों इंसान की पार्टी का। तो ये सारी चीजें तो हमने भुगती हैं। इवन एंड अदरवाइज हम पॉलिटिकली खड़े हैं, पॉलिटिकल स्टांस लेके खड़े हैं। सो पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर गुफ्तगू होना कोई गलत बात नहीं है, बट गुफ्तगू होगी किससे? दिस इज द क्वेश्चन। और ये एक $100 मिलियन क्वेश्चन है। द इशू है कि आप जो लोग मैंडेट चोरी करके हैं उनसे गुफ्तगू क्या करेंगे? क्या वो लोगों के ओरिजिनल रिप्रेजेंटेटिव हैं? दिस इज द क्वेश्चन व्हिच हैज टू बी रिजॉल्व फर्स्ट। क्या इमरान खान साहब जो पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से, बानी चेयरमैन जिनको कहा जाता है, जो इमरान खान जहां पर है वहां ही पार्टी है, वहां ही लोग हैं, उनसे गुफ्तगू कैसे होगी? क्या उनको जेल से बाहर निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा? या उनको जेल में रख के और एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस बना के, फॉर एग्जांपल इद्दत का केस बना के, कोई मल्ले वाले करते हैं इद्दत का केस, यार एवरीवन नोस के क्या हो रहा है। ये तोशाखाना केसेस में, साइफर के अंदर जो जितनी भी इरेगुलरिटीज हुई, इलीगैलिटीज हुई, वो सारी की सारी हाईकोर्ट में आप जाके देखें तो आपको रोना आ जाएगा। और इस तरह के तरीकाकार से गुफ्तगू नहीं होती।
गुफ्तगू होना बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिकल पार्टीज गुफ्तगू करती है, पॉलिटिकल पार्टीज को आगे लेके चलना होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल होते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल बाहर बैठा हो मेरी तरह और बाकी लोगों की तरह, और एक जो चोर लेकिन रास्ते से बुखारी लेकर साहब, आया अगर आप जो बाहर जिसकी बैठे हो, अंदर दोबारा दाखिल होने के लिए डायलॉग का रास्ता तो अडॉप्ट करना पड़ता है। आप ये कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ये जाली मैंडेट लेके इनसे बात नहीं होगी। फिर अगर इनसे बात नहीं होगी तो फिर किसी और से बात करने के आप ख्वाहिशमंद हैं? देखिए जी, किसी और से भी बात करने की बात नहीं है, बात सिर्फ है आपकी पॉलिटिकली विजडम की, आपकी ओरिजिनल जिसको आप कहते हैं ना कि जो पॉलिटिकल नॉब्स हैं उनको फॉलो करने की। मुझे ये बताएंगे कैंडिडेट इलेक्शन जीता नहीं, वो अंदर बैठ गया, अब आप कहते हैं आप बात करें, ठीक है जी, बात करने के लिए हम तैयार हैं। बात हमारा एजेंडा क्या होगा बात करने का? एजेंडा नंबर 1 ये होगा कि इमरान खान साहब को बाहर निकालें। वो तो सर अब जब अदालतों ने इमरान खान साहब को निकालने, बाहर निकालने की कोई बात करें, पार्लियामेंट, अगले कोई के हम प्राइम इस मिनिस्टर तो पोजीशन में नहीं नहीं निकाल है, सकता, ये वो तो कहते हैं। अदालतें बाहर निकालेंगे सर। और आपका केस जी, बड़े that's फास्ट what I'm ट्रैक के ऊपर asking। आगे बढ़ भी रहे हैं। देखें, अदालतें तो बाहर निकालेंगी, कंप्लेनेंट कौन है उसके अंदर? अगर एक केस में नसीम खोकर साहब कंप्लेनेंट है जो एक्स इंटीरियर सेक्रेटरी हैं, और एक केस के अंदर आपने 10-10 साल सजा दे दी, और आज वो बैठ के कहा जा रहा है कि जी वो तो सैफर, इवन अमेरिका की मैं दे देता हूँ आपको, उन्होंने इंक्वायरी कर दी जो भी हेल्ड किया सेनेटर से, उसने कहा वो चीज़ नहीं है ही नहीं। अच्छा भाई नहीं है तो फिर वाई आई एम बिहाइंड द बार? क्वेश्चन तो ये भी रेज होता है। अच्छा अगर था, सेक्रेसी थी, प्राइवेसी थी, तो कोई आपका सीक्रेट एक्ट के तहत आप लेकर के कौन सी चीजें डिस्क्लोज हुई? हमारे मुल्क का तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं तो फिर कहने पे मजबूर हूँगा ना कि किसी ने तो पॉलिटिकली मोटिवेशन के तहत हमारे लीडर को जेल में रखा हुआ, और 10-10 साल सजाएं भी दिलवाई जा रही हैं, नहीं क्योंकि बुखारी लॉ तो साहब, फॉलो ही जिसका नहीं हुआ फिर इसके फैसला, मुताबिक। देखिए ना, अब ये जब तो बात आपके किससे होगी? ख्यालात है ना, क्या इस पोजीशन में है आप आपके बुखारी प्रेजेंट साहब ऐसा प्राइम मिनिस्टर समझते साहब? हैं, लेकिन इसका फैसला किसी फोरम ने करना है ना। कोई ना कोई आपको किसी जगह जाना पड़ना है, कोई फोरम तयन करेगा। ये धांधली हुई है मेरे कहने से या आपके कहने से या किसी और के कहने से ये साबित नहीं होता कि धांधली हुई है, ये किसी प्लेटफार्म पर साबित होना है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अभी आपने गुफ्तगू के आगाज़ में जो बात फरमाई है कि हमारी दुनिया की 5वीं बड़ी पार्टी है, तो ये कोई सर्वे हुआ है ताज़ा कि किस तरह? थोड़ा सा इसकी ज़रा वजाहत कर दें, कैसे 5वीं बड़ी पार्टी है? जी बिल्कुल, इसका सर्वे हुआ है जी, और मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूंगा भाई को इसके बाद, कि जिसमें यह बताया गया कि जी पीटीआई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये दुनिया की 5th बड़ी पार्टी है, दुनिया की 5 बड़ी पार्टियों में इसका शुमार होता है। नंबर 1। नंबर पहली, 2 चीज दूसरी, है तीसरी, प्लेटफॉर्म, आप चौथी, कह रहे हैं तो ये मैं तो बता पार्लियामेंट दें को ज़रा। प्लेटफॉर्म कहता हूँ, और आप ये कहते हैं कि मेरे पास सबूत नहीं है। यार मैं सबूत कहाँ लेके जाऊँ? मैं डाकों को कैसे प्रूव करूँ? मैं डाका उठा के बाहर बैठा हूँ, मैं फॉर्म 45 लेके बैठा हूँ, आपका ईसीपी 2 हफ्तों के अंदर जो है वो पाबंद है लगाने के लिए, वो नहीं लगाता, तो ईसीपी किसको जवाब दे? कल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मेरी रेट पिटीशन पे ऑर्डर किया कि अली बुखारी साहब को फॉर्म 45, 46, 47, 48 और जो पैकिंग इनवॉइस है उसकी कॉपीज दें। नहीं दे रहे वो, तो मैं किसके पास जाऊं? मुझे आप बता दें। आपको दोबारा अदालत के पास जाना चाहिए, तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी चाहिए। आप तो खुद माशाल्लाह माहिर कानून है। और सर जी अदालत की प्रोसीडिंग भी शेयर हो गई है जी, और कर भी रहे हैं, और उसको इनिशिएट भी कर रहे हैं। कंटेम्प्ट पिटीशन मूव हुए 9 तारीख, 10 तारीख, 11 को नोटिफिकेशन हुआ, 12 को कंटेम्प्ट पिटीशन आरओ के खिलाफ पड़ी हुई है, अभी तक ईसीपी उसको कर नहीं रहा। अब हम क्या डंडा तो नहीं मार सकते ना, हम लीगली जा रहे हैं। डेफिनेटली आप लीगली अपनी एफर्ट आपको जारी रखनी चाहिए। बुखारी साहब आपने कहा ठीक, लेकिन एजुटेशन भी हमारा लीगल राइट है जी। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। आपने एजुटेशन करना कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्टिकल 15-16 मुझे प्रोवाइड करता है कि मैं अपना राइट लेकर आऊं। अब ये तो कोई तरीका नहीं कि जमात इस्लामी को आप डी चौक में जलसे की इजाजत दे दें और मैं मांगू तो डीसी के नहीं, बस खतरा है हमें दहशतगर्दी का, हमें ये हो गया। यार खाली हमारे लिए रह गया आपका खतरा, हम जलसा भी ना करें, हम प्रोटेस्ट भी ना करें। उसकी रीजन ये, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आपके जो कंसर्न है बुखारी साहब, आपके जितने देखें, आपने खुद एक बड़ी वैलिड पॉइंट आपने टेकअप किया, नाजरीन को बताया कि आप दुनिया की 5वीं बड़ी पार्टीज हैं, मान लिया, बड़ी अच्छी बात है। आप अगर एक बड़ी पार्टी हैं आप, अच्छी बात है, तो उस एंगल से अगर आप देखा जाए तो आपकी स्ट्रेटजी भी उसी तरह से दुनिया की 5वीं बड़ी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप गैर मुल्की इदारों को लिखें कि पाकिस्तान को जो IMF का प्रोग्राम है इसको रिविजिट करें, कंडीशनल करें, वहां पे जाके पाकिस्तान के खिलाफ, इस प्रोग्राम के खिलाफ IMF के दफातर के बाहर जाके प्रोटेस्ट करें, बाहर जाके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोसीडिंग इनिशिएट करें। उसके बजाय डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का मुजाहरा करते हुए, माजी के अंदर भी ये देखते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री बड़ी पड़ी, जब सियासी जमातों के ऊपर जो बड़ा कड़े वक्त आए, उन्होंने डायलॉग का रास्ता अडॉप्ट किया, वक्त का इंतजार किया, उन्होंने दीवार में जाके टक्कर नहीं मारी। है प्रॉब्लम यहीं पे आ रहा है कि जहां पे जो PTI की एक हट धर्मी या एक रिजिडिटी है अप्रोच में, वो उसको खुद नुकसान पहुंचा रही है, उसके फॉलोअर्स को, सपोर्टर्स को नुकसान पहुंचा रही है, और उसका अल्टीमेटली खिमाजा पूरे मुल्क की आवाम भुगत रही है। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़ा सा कूल डाउन होकर सोच लेना चाहिए कि माजी की जो एग्रेसिव पॉलिसीज है उससे क्या गेन किया,
और आप थोड़ा सा बैठ के बातचीत कर लेते हैं। जब तक इलेक्शन कमीशन का नोटिफाई इंटैक्ट है, जिस बंदे से मुतल्लिक थे उससे बात करते हैं, उसका एक मैंडेट है, जब वो खत्म हो जाएगा उससे बात ना कीजिएगा। तो एक दफा स्ट्रेटजी को तो रिविजिट करने की अच्छा जरूरत है सर पीटीआई को। अच्छा सर, इसमें दो चीजें हैं। नंबर वन ये है जी कि इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन इज नॉट अ मैंडेट। मैंडेट वो होता है जो लोग देते हैं, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, नंबर वन। नंबर टू चीज ये है कि हमने कोई काम ऐसा नहीं किया जो एंटी स्टेट हो, एंटी पाकिस्तान हो। इवन आईएमएफ का चार्टर तो पढ़ लें जरा आप, उसके अंदर लिखा हुआ है कि करप्ट गवर्नमेंट को और जो नाजायज तरीके से गवर्नमेंट आई गई हो और मैंडेट के खिलाफ हो, उसके हम फेवर नहीं करते। खाली इसका नहीं, आईएमएफ का नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो फेवर कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, प्रोग्राम एक्सटेंड कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि करप्ट नहीं है। मसला तो यही है सर। मैं आपको एक एड्रेस कर रहा हूँ, आपका क्वेश्चन आ गया, लेट मी फिनिश। आप चार्टर उठा के देख लें, एक तहजीब याफ्ता इंसान की तरह सारे चार्टर उठाएं, यूनाइटेड नेशन का, आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, सबके अंदर ये लिखा हुआ, नंबर वन। अब नंबर टू चीज आपके पास में आ जाता हूँ, जो हमारा राइट है, क्या बेनजीर भुट्टो ने लॉन्ग मार्च नहीं की? क्या नवाज शरीफ साहब ने ट्रेन मार्च नहीं की थी? क्या नवाज शरीफ साहब की जो 90 के दहाई में जो इन्होंने 93 की असेंबली के अंदर घुसे और मुक्के चले थे, वो तारीख का हिस्सा नहीं है? और बिल्कुल किए हैं, क्या खान साहब ने नहीं किए, पीटीआई ने धरने नहीं किए? हमें कहा जाता आर्गुमेंट क्या है? किसी ने सर ये भी बताइए, द थिंग इज कि हम एग्रेसिव नहीं है, हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल बात करें। जो एग्रेसिव लोग हैं उनकी हिस्ट्री ये रही है। क्या बेनजीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो के ऊपर जो मामलात कराए गए थे मियां साहब के, वो बड़े शरीफाना थे? क्या बात कर रहे हैं? अगर मैं बाहर निकलता हूँ, अपना जलसा करता हूँ, अपनी कॉर्नर मीटिंग करता हूँ, डी चौक में आज भी मुजाहरा हो रहा था, तो मैं 100-150 मैंने देखे हैं पीटी के कारकुन और 200 मीडिया वर्कर्स वहां खड़े हुए थे। आज भी मुजाहरा हुआ है, आपने तो मुजाहरा किया है, लेकिन लोग ही नहीं आए आपके डी चौक में। मैं भी देख कर आया। ये तो आप कहते हैं ना बुखारी साहब, इसी आपने धांधली की बात की, एक लास्ट क्वेश्चन इसी से रेलेवेंट आपसे करना चाहूंगा। आपका डे फर्स्ट है, आपका बड़ा पुरजोर मुतालबा था और दावा भी था कि हमारी इतनी नशिस्तें हमने जीती हैं, इतनी नशिस्तों के ऊपर हमारे साथ धांधली हुई है, और फिर अल्टीमेटली आपने कोर्ट्स का रजू किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन अब जो मुसलसल जिन सीट्स के ऊपर रिकाउंटिंग हुई है, उसकी क्या वजह है कि पीटीआई अपनी जीती हुई नशिस्तें भी हार रही है? अब क्या ये फेयर तरीके से हार रही है, या इसके ऊपर भी आपको कोई एतराज़ है? गुजरा लोधरा की बात कर लें, गुजरांवाला की बात कर लें, PP 100 की बात कर लें, तो आपकी जीती हुई नशिस्तें आप हार रहे हैं। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है रिकाउंटिंग का, क्या इससे आप इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल नहीं करता हूँ इत्तेफाक इससे मैं, क्योंकि ये उसी का फिल्म का पार्ट भी चल रहा है। जो लोग पहले जीत के, जिन लोगों ने अपने फॉर्म 47 हासिल कर लिया, होकर बैक रुक, मैं तो बड़ा ओपनली कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो विटनेस हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। मैं तो गया हूँ, वहां पर पुलिस थी, रेंजर्स थे, उन्होंने कहा अंदर जा नहीं सकते। यार मैं कैंडिडेट हूँ, इस्लामाबाद का इलेक्शन हो रहा है, चक शहजाद में आपने पोलिंग बनाया हुआ है, ADC के अंदर बैठा हुआ है, बिफोर द विटनेसेस, बिफोर द ऑल द पीपल, बिफोर द मीडिया, जिन्होंने वहां पर मीडिया 3:35 का देख लीजिएगा वहां पर। तो अब जो हो रहा है उसी का बी पार्ट हो रहा है कि भाई अच्छा ठीक है 100 सीट्स आ गई, तो आगे रो रहे हो, पहले पिछली को तो बंदोबस्त कर लो अपना। सिंपल बात है यार, इसमें कोई 2+2 है, ये कोई साइंस रॉकेट साइंस नहीं चल रही, ये फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं है। द थिंग इज कि आप 37 यूसी है मेरी, सबके रिजल्ट हैं, लोग मौजूद हैं, रिजल्ट उठाए हुए पड़े हुए, मानता कोई नहीं है। ECP ने नोटिफिकेशन सस्पेंड किया 11 तारीख को, मेरा 11 तारीख को ऑर्डर है ECP का सुबह 10:30 बजे, और रात को RO बैठ के नोटिफाई कर देता है। किधर गया RO को तो पॉइंट ही ECP ने किया हुआ है। So what the hell is this? तब अल्टीमेटली बुखारी साहब कोर्ट में ही फैसला होगा ना, अल्टीमेटली कोर्ट में ही फैसला होगा ना। ये सर कोर्ट में तो गए हुए ना, लेकिन क्या मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मैं अपनी एजिटेशन खत्म कर दूं? क्या मुझे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता? क्या मेरा राइट नहीं है कि मैं अपना लेकिन उस एजिटेशन के जरिए से IMF का प्रोग्राम रुकवाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं सर? काइंडली आपके साथ भाई बैठे हैं, मैं इनको खुश करता हूं। अच्छा यार मैं अकेला भाई रोड पे खड़ा हो जाता हूं, मैं कहता हूं भाई मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो कि मेरा राइट नहीं है? नहीं खाजी साहब वैसे ही आपसे खुश है, वो तो सर क्वेश्चन कर रहे हैं। बात करें किसी पराये में, देखें सियासी लोगों ने बात नहीं करनी तो किन्होंने करनी है। लेकिन ये जो भट्टी साहब जो बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में एहतजाज करें, आपने एहतजाज धरने आप करते रहे, माजी में भी करते, आप भी करें, ये आपका हक है। सर अभी दो लेकिन IMF को खत लिखने की जो जवाजियत आपने पेश की है ना, बदकिस्मती से, जो वो बिल्कुल 100% फेक है। इससे बाहर आप आए। ये जो आपने जवाजियत बनाई है वहाँ उनके मंशूर में लिखा है, ये क्या जवाजियत है जी? IMF का क्या तल्लक है इंतहाबी मामला से? इससे मैं आपको बताऊं एक बात, बुखारी साहब, ये आपका एक आपको पछतावा रहेगा। ब्रेक लेनी है खास साहब ने यहाँ पे, खास साहब ने ब्रेक लेनी है। मामला वही अली बुखारी साहब, आपकी बात दुरुस्त है, इंटरप्रिटेशन का वही मामला है जो बाकी केसेस के अंदर भी चल रही है, उसके ऊपर इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा, और शायद यही इंटरप्रिटेशन PTI के लिए बहुत सी मुश्किलात का मुसलसल बाइस बन रही है।
नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और इस मरतबा एक वाज़ेह वीडियो पैगाम के ज़रिए से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले की अनाउंसमेंट की गई है, लेकिन अफगान हुकूमत खामोश क्यों है, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। खान साहब, हम ब्रेक से जाने से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर बात कर रहे थे और आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे अली बुखारी साहब को कि आप अपनी ज़रा रिविज़िट करें अपने आप को, तो क्या इस पर कमेंट करना चाहेंगे आप? भट्टी साहब देखें, जो अली बुखारी साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है, एक तो उन्होंने मुझे बड़ी हंसी आती है, ये जो पीटीआई का एक माइंड सेट है, ये झूठ, ख्याली पुलाव, इन चीज़ों से बाहर ही नहीं आ रहे। अभी उन्होंने आज इंकशाफ कर दिया है, हम पर एक नया बम फोड़ दिया है जी, हम पीटीआई दुनिया की 5वीं बड़ी पार्टी। तो जब उनसे पूछा मैंने, ये बताएं कि ये कहाँ आया है, किसने उसको डिटरमिन किया है कि ये 5वीं है, 6ठी है, पहली है जी, वो मैं लिंक भेज दूंगा आपको। हम कहाँ रहते हैं, हम इसी दुनिया में रहते हैं, हम मीडिया की दुनिया में हमें 3 दहाइयाँ हो गई हैं। तो ये इसी तरह की बातें, ये जब तक मैं आपको बताऊँ ये संजीदा रवैया अख्तियार नहीं करेंगे लोगों के साथ, ये तो लोगों की जाने गई है ना। मसलन क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क में दहशतगर्दी का शिकार नहीं हुई? क्या उनके वालिद मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर नहीं लटकाया गया? आपने अपना मुकदमा कैसे लड़ना है? अभी जिस तरह अली बुखारी साहब जस्टिफाई कर रहे थे IMF को ख़त लिखने को, मुझे ये बताएं भट्टी साहब, IMF एक मालियाती अदारा है, उसका इंतहाबी धांधलियों से क्या तल्लक है, मुझे बताएं। मैं कहता हूँ इंटरनेशनल कोई भी किसी भी जगह पर हमारा एक आपस में घर में एक मामला है, तो यहाँ आपको जिन अदारों के तहत आपने इंतखाबात लड़े, जिन अदारों को आपने अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराए, जिन अदारों ने आपको इंतखाबी निशान अलाट किए, आपने सारी चीज़ें उनकी मानी, उन्हीं अदारों के पास आपने दरवाज़ा खटखटाना है ना। मसलन ये है कि आप पहले आपकी बात फौरी सुनी जाती थी पहली तरजीह पर, अभी आप ज़ेर एताब हैं तो आपकी बात आपको ज़रा जदोजहद करनी पड़ेगी। लेकिन जब आपको जदोजहद करनी पड़ती है, थोड़ा सा मुश्किल फेज़ आता है, तो आप अपनी मादरे वतन को गाली निकालना शुरू कर देते हैं। ये कैसा रवैया है भट्टी साहब? आप उस मादरे वतन का जब आप हुक्मरान थे उस वक्त तो आप बड़े नारे लगाया करते थे, आप बाकी लोगों को जो मुखालफिन थे आपके, सियासी मुखालफिन को मतून करार दिया करते थे। यही रवैया है। आप पर जब कड़ा वक्त आए, आपने तहम्मुल, बुर्दबारी, हौसला मंदी के साथ अपना केस जो भी है, मुकदमा है, कौम के सामने रखना है। अभी भी इनके पास तमाम प्लेटफार्म हैं, ठीक है, जो इनको फैसले, इनके हक में फैसले आए अदालतों से, वो इन्हीं अदालतों ने, कोई हिंदुस्तान की अदालतों ने रिलीफ नहीं दिया। बट इसी मुल्क के इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ देगा, बिल्कुल दुरुस्त, खैबर पख्तूनख्वा में इसी मुल्क के इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कराए हैं, उनको मानते हैं, जो पंजाब में करवाए उसको नहीं मानते। आप दुरुस्त कह रहे हैं खासा, मसला यही है जिसकी वजह से सारी खराबी पैदा हो रही है। जैसे कि हमने पहले भी कहा, इंटरप्रिटेशन IMF के जो वहाँ पे लिखा हुआ मैंडेट के अंदर कि करप्ट गवर्नमेंट को उन्होंने नहीं देने कोई ऐसा प्रोग्राम, तो जब वो मान रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेजिटिमेट है, वो प्रोग्राम दे रहे हैं, तो फिर PTI को भी थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए। आगे अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। खास सब अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ मुतअद्दिद मरतबा इस्तेमाल हुई, इस हकीकत के बावजूद कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता 4 दहाइयों में अफगानिस्तान के अमन के लिए, अफगानिस्तान के लोगों की खुशहाली के लिए और उनकी मेहमान नवाजी के लिए कौन सी ऐसी कुर्बानी होगी जो पाकिस्तान ने नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद कि अफगान हुकूमत, अबूरी अफगान हुकूमत टस से मस होने को तैयार नहीं है और हर गुजरते दिन के साथ जो कोई भी पाकिस्तान में कार्रवाई होती है उसका जो उसका सुराग है वो अफगानिस्तान से जा निकलता है। खास साहब, अब तो तमाम हद ही पार हो गई। जो आज एक वीडियो सामने आई, आपने भी देखा कि अफगान तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का एक ग्रुप है जिसके लीडर हैं याहिया हाफिज गुल बहादुर। वो वाज़े तौर के ऊपर उसमें ये कहते हुए सुने जा सकते हैं, वो एक टास्क असाइन कर रहे हैं कि हमने कैसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक करना है और उस मंसूबे के मुताबिक 6 रॉकेट चलाने हैं और उसके 6 मावनीन होंगे और ये सब बताया जा रहा है कि इसकी डायरेक्शन उसके ऊपर ये काम होगा। और ये अफगानिस्तान का इलाका है जहाँ से ये वीडियो लीक हुई, डांगर अलगद इस इलाके का नाम है। खास साहब, ये इतनी हौलनाक तरीके से और इतने वाज़े तरीके से वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों की बात हो रही है, लेकिन अफगान हुकूमत वहाँ पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अगरचे कि रिसेंटली भी अफगान हुकूमत को पाकिस्तान की तरफ से सेंसिटाइज किया गया और रिसेंटली पाकिस्तानी फोर्सेज ने कुछ जो भी रिसेंटली मीरान शाह में कार्रवाई हुई
उसके मिरली में, उसके नतीजे में उन्होंने वहाँ पर जाके जो लोग वहाँ जिस जगह से आए थे वहाँ पर जाके कार्रवाई की, चूँकि अफगान हुकूमत तो कुछ करने को तैयार नहीं थी। तो बजाय इसके कि जिन जगहों को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहाँ पे इन टेररिस्ट की वहाँ पर पनाहगाहें मौजूद हैं, कार्रवाई करने के, वहाँ से लगता है कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। खासा भी कैसा दोहरा में आ रहा है? भट्टी साहब ये देखें, ये मामला इतना सादा नहीं है। हम तो अरसा दराज से कह रहे हैं कि ये मनसूबाबंदी हो रही है हमारे ख़िलाफ़, जिसको अफ़गान हुकूमत की या उनके कुछ ज़िम्मेदारान की हमदर्दी और सरपरस्ती हासिल है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। आज इंडिया उसका को भी, इंडिया भी उस सरपरस्ती भी शामिल है, इंडिया को भी वहाँ से रास्ता दिया जाता है कोई वहाँ तक रसाई के लिए। उधर ही भट्टी साहब, उधर ही आ रहा हूँ मैं। अब तो एक सबूत आपके हाथ लग गया है। एक वीडियो में गुफ्तगू सुनाई दे रही है कि वहाँ एक मनसूबाबंदी, अब इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना, लेकिन ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? जो आपने लिया ना भारत सरकार का नाम, अभी मैंने मेरे अफ़गानिस्तान में किसी जर्नलिस्ट से बात हो रही थी दो तीन रोज़ कबल, तब वहाँ जिस तरह अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया, ठीक है, और जिस तरह वो अपना माशी तौर पर असर रसूख बढ़ा रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो फिर जब वो अपना कारोबार बढ़ाएगा, वहाँ असर रसूख बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ये तो बिल्कुल सामने दीवार पर लिखी हुई बात है भट्टी साहब कि वहाँ फिर वो जो अफ़गान तालिबान हैं और दूसरे लोग हैं जो टीटीपी, ये जो पाकिस्तान मुखालिफ कुछ लोग जो भी वहाँ से फैक्टर, उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। तो हम अरसा दराज से ये बात कह रहे हैं, ठीक है। पिछले दिनों गए थे मौलाना फजल रहमान, वो भी उनसे बात करके, लेकिन फिर उन्होंने दहशतगर्दी की कार्रवाई शुरू कर दी। अब जिन लोगों ने इस काम के पैसे लिए हैं भट्टी साहब, इस काम का एजेंडा सेट किया है कि ये, और पीछे इनके पुष्टपना भारत है या और कोई एंटी पाकिस्तान मुल्क है, तो वो तो अपना एजेंडा पूरा करेंगे, हम पीटते रहें। अब इनको मैं समझता हूँ कि ये हम हमसाया मुल्क हैं, हमसाया तो तब्दील नहीं किए जा सकते। अफ़गान हुकूमत को इस बात को संजीदा लेना चाहिए। ये मामला ऐसे नहीं निपट जाएगा कि आप बातें करेंगे तो ये ठंडे पेटों बर्दाश्त हो जाएगी। अब जो हमारी अस्करी क़यादत है, आपने देखा कि ईरान के साथ एक मामला हुआ था तो फौरी रद्दमल दिया गया था, फिर ये जो अफ़गानिस्तान के साथ एक उसका रद्दमल दिया गया है, और आइंदा भी शदीद रद्दमल मतवक्को है। मैं ये मेरी ये ख्वाहिश है, बिल्कुल सही, और ये तजवीज़ है कि ये दोनों हुकूमतें ज़िम्मेदारान बैठें, और बिलखसूस जहाँ से हमारे ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अफ़गान जो हुकूमत है, तालिबान है, हमारा मज़हब एक है, हमारा रिश्ता एक है कलमे का, और पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान पर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं बड़ी। खासा पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान की तमीर और तरक्की के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। वहाँ पर अरबों रुपए मालियत की सड़कें तमीर करके दी जा रही है, वहाँ पर ग़ज़ाई सपोर्ट दी जा रही है, वहाँ पर इवन उसको छोड़िए जो हमने 30-40 लाख के लगभग अफ़गानियों को कई सालों तक उनकी मेहमान नवाजी की, अभी भी यहाँ पर मौजूद थे, और उनको अफ़गान हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर जो उनकी टाइम लाइन थी उसको एक्सटेंड किया गया ताकि उन्हें किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े, और मरहलावार उनको यहाँ पर बड़े बाइज़्ज़त तरीके के साथ उनको यहाँ से रुखसत किया गया है। हमारी ये दुआ से दरख्वास्त है कि वो भारतीय हुकूमत के अलाकार ना बने, किसी भी और दुश्मन मुल्क के अलाकार ना बने। ये जो पाकिस्तान के साथ अब सदियों पुराना रिश्ता है ना हमारा, हम साथ जुड़े हुए हैं, तो इस रिश्ते को आगे लेकर चलें, और इसको जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको संजीदा लें, और हमारे हुक्मरान भी जो उनकी कुछ जायज़ शिकायत हैं वो भी दूर होनी चाहिए। मैं समझता हूँ मिल बैठ के हमने आगे चलना चाहिए, अब इससे निकल आना चाहिए। बिल्कुल ठीक, मिल बैठ कर आगे चलना चाहिए। और एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अब वो वक्त गुजर चुका जब अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही, और पाकिस्तान के मुतअद्दिद मरतबा पॉइंट आउट करने के बावजूद अफ़गान हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं करती थी। लेकिन अब वफाकी हुकूमत की जानिब से, सिविल उसरी क़यादत की जानिब से दो टोक अंदाज में अफ़गानिस्तान को ये पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान को किसी सूरत किसी दहशत ग्रुप की तरफ से गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं देंगे। अब पाकिस्तान भरपूर तरीके से ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अफ़गान हुकूमत जो अपने अफ़गान शहरियों की बेहतरी के लिए वो समझती है, जो ऐसे अनासर जो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं या पाकिस्तान से जाकर वहाँ पर सेटल हो चुके हैं, जो ऐसी दहशतगर्दी कार्रवाई मुलविस है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और पाकिस्तान ने जिन जिन इलाकों को पॉइंट आउट किया है वहाँ पर भरपूर तरीके से एक ऑपरेशन किया जाए। इसी में ही अफ़गानिस्तान की और इसी में ही पाकिस्तान की बेहतरी है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर भारत के साथ तजारत को बहाल करने के ऊपर गौर शुरू कर दिया। ये तजारत पाकिस्तान के लिए
किस हद तक मावन साबित हो सकती है और किस हद तक ये मुमकिन होगी। और बिलखसूस जो 5 अगस्त 2019 का वाक़या था, उसके बाद इस तजारत के बहाल होने के अंदर किस हद तक इसके इम्कानात मौजूद हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे माहिर मौशत डॉक्टर खकान नजीब साहब। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन 5 अगस्त 2019 को जो भारत ने मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक जो कानूनी हैसियत उसकी तब्दील की, एक इंतहाई गैर मुनसिफाना गैर कानूनी इकदाम किया, तो उसके बाद वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया था कि भारत से तमाम तर जो तिजारती तल्लुकात हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। अगरचे कि उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पुरजोर मुतालबे के ऊपर वजारत तिजारत ने वफाकी काबीना से मंजूरी हासिल की थी कि कुछ ऐसी अद्वियात जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनकी इंडिया से दरामद की इजाज़त रहनी चाहिए और उसकी इजाज़त दे दी। उसके अलावा और कोई दीगर मसनूआत आप इंडिया से इंपोर्ट नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी नाज़िन मुल्क को अपने हमसाया ममालिक से रीजनल कनेक्टिविटी के साथ अपनी मौशत के लिए बेपनाह फ़वाइद हासिल करता है, लेकिन पाकिस्तान एक जानिब अमेरिकन सेक्शंस और दीगर मसाइल की वजह से ना ईरान से फ़ायदा उठा सकता है और दूसरी जानिब इंडिया के साथ जो हमारा एक तवील एक दरीना एक तनाज़ा है, उसकी वजह से वहाँ पर भी तिजारत इस वक्त हमारी मुनक़ता है। इस इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशत डॉक्टर खकान नजीब साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब जो खुद मुआशी बैकग्राउंड रखते हैं, अपना उनका इकनॉमिक ट्रैक रिकॉर्ड है और वो पाकिस्तान की मौशियत, इकनॉमिक ग्रोथ और रीजनल कनेक्टिविटी से बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं। उन्होंने बैरून मुल्क गुज़श्ता रोज़ लंदन में उन्होंने एक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताजरों की तरफ से एक पुरजोर मुतालबा है कि भारत के साथ तिजारत को बहाल किया जाए और हम इस ऑप्शन को तमाम स्टेक होल्डर से डिस्कस करने के बाद गौर कर रहे हैं कि भारत से तिजारती तल्लुकात बहाल किए जाएँ। आप खुद भी सारे मामले की सेंसिटिविटी से भी बखूबी वाकिफ़ हैं और इंडिया के साथ ट्रेड की इंपॉर्टेंस से भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है और पाकिस्तान की मौशियत के लिए इंडिया के साथ ट्रेड को रिस्टोर करना किस हद तक माविन साबित हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो देखें, एक तो तनाजुल पहले हमें समझना है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट किए बगैर अपना करंट अकाउंट का जो मसला है, जिसकी वजह से बार बार जाते हैं IMF के पास, वो हल नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। पाकिस्तान का बहुत लोग कहते हैं कि मसला इंपोर्ट से बढ़ी हुई। ज़रा थोड़ा सा मैं गुजारिश करता हूँ उन सबसे कि नंबर देखा करें। पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलाकर 10.5% है। इंडिया का 22.5% है उनके GDP का। वियतनाम का 91% है। मलेशिया का 38% है। सो पहले तो ये हमने तय कर लिया कि पाकिस्तान दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो चैलेंज और वो फिर क्राइसिस बनता है एंड 24th टाइम बैक टू द IMF इज बिकॉज हम दुनिया को कुछ बेचने की काबिलियत जो है वो नहीं रखते। सही। इसी तनाजुल में पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक ट्रेड फ्रेमवर्क, मैं पॉलिसियों का इसलिए कायल नहीं हूं कि फ्रेमवर्क से मतलब है कि एक फ्रेमवर्क रखा, उसके ऑपरेशनल पार्ट्स डिजाइन किए और विद इन अ टाइम लिमिट उसको अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेके जो हमारा टैरिफ स्ट्रक्चर का करेक्शन है वो सामने आएगी। देखिए, ये बात मैंने इसलिए सामने रखी है कि ये जो एशियन टाइगर और ये सब चीजें, मैं इनमें बिलीव नहीं करता और पाकिस्तान वहां खड़ा नहीं है। अब इसी तनाजुल में एक तनाजुल ये है कि यूरोप की जो इंटीग्रेशन है ट्रेड के लिहाज से, वो हम 60% कहते हैं। ईस्ट एशियन मिरेकल के होने में एक बहुत बड़ा ये है कि आसियान बनी और इस वक्त ईस्ट एशियन जो सोसाइटीज हैं वो तकरीबन 35 से 40% ट्रेड के हुजम में आपस में हैं और साउथ एशिया इज अ बैड स्टोरी टू राइट, जिसमें ऑब्वियसली जो दो बड़े ममालिक हैं वो ट्रेड नहीं कर पा रहे। सो ये तो है जहां खड़े हैं फिर फैसला करते हैं। पर ये स्टोरी तो जरा डिफिकल्ट साइड है ना, जो हमारी राइट साइड है। एक आसान स्टोरी में आपने क्या किया, आपकी क्या जो सर ये जरूर बताइए इंडिया के साथ ट्रेड कितनी हमारे लिए मुवाफिक है, हमें सस्ते दाम पर मिल सकती है और स्पेशली करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से आपने बात की, उस हवाले से हमें किस हद तक सूट करती है? सो देखिए, एक तो पूरा तनाजुल हमेशा हमने ठीक करना है अपना। जब तक वो ठीक नहीं करेंगे तो सलाहियत ही नहीं होगी तो बेचेंगे क्या? आई मीन लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल। क्योंकि जो कंपेटिटिवनेस है पाकिस्तान की फर्म्स की, अगर वो नहीं होगी तो ट्रेड खोलना जरूरी नहीं है। किसी भी मुल्क से बहुत मुयसर हो या बहुत मौसर हो जाए उस चीज को तब्दील करने में। सो हमने जहां जहां ट्रेड की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। सो ट्रेडिशनली ये क्या रूट है, देखिए ना,
अब पाकिस्तान एक तो इंडिया हो गया, फिर एक चाइना भी तो आपसे है, जिससे ताल्लुकात मतलब नंबर 1 शायद आप रेट करेंगे, पर आपकी तो ट्रेड वहां भी कम है। अब आप आ जाइए कार कंट्रीज में, जिससे आपने एनर्जी लेनी है और बहुत कुछ बेच सकते हैं, वहां भी कम है। ईरान, ये तो वो चीजें हैं ना जो अभी किसी डिस्प्यूट में नहीं है और हम जी कर सकते हैं। सो हमारा पूरा जो ट्रेड रिजीम है इस रीजन की, इसमें हम कोई खातिर खा तब्दीली नहीं ला सके, एंड दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी। इंडिया जी के साथ खाकान नजीब देखिए, साहब, ये बताइएगा, ये जो भारत के साथ एक अरसे से ट्रेड तो बंद है हमारी, इससे अगर हम तजारत हम शुरू करते हैं, अभी कह रहे हैं वज़ीर ख़ारजा सागडार, क्योंकि उनको मुआशी मुश्किलात का भी अंदाज़ा है। एक तो दो चीज़ें ज़रा सिंपली बताएं ताकि आम जो नाज़र है हमारा उसको ये बात समझ आ सके। अगर तजारत शुरू होती है भारत के साथ, तो यहाँ महंगाई कितनी कम हो सकती है, और दूसरा जब उनके साथ तजारत हमारी शुरू हो जाती है तो यहाँ जो हमारे माशी तौर पर कितने गहरे असरात मरतब होंगे पाकिस्तान पर। जी सर। सो आई थिंक एक जो गवर्नमेंट ने इस वक्त स्टांस अपना सामने रखा है, उसकी वजह यह है कि चूंकि 2019 के बाद पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब था, जी और उसके बाद डायरेक्ट ट्रेड कम हो गई, तो सिंगापुर जो कि फ्री पोर्ट है और दुबई जो कि फ्री पोर्ट है, वहां से माल जो है वो पाकिस्तान आ रहा है शायद इंडिया का। तो लोगों ने ये कहा कि जी इतनी कॉस्ट है इसकी, तो तब बिजनेसमैनों ने अप्रोच किया गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने आज एक नया स्टांड सामने रखा है। जी अब करना ये होगा कि इसके खद्दोखाल सामने रखना पड़ेंगे कि किन एरियाज में शुरू करना है, और फिर ऑब्वियसली क्या इमीडिएटली करना है या नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज और चाहिए। तो इसमें बेहतर तरीका यही है कि कोई तो स्टडीज भी सामने रखें, जी और फिर जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट खुद है, वो फिर एक मुरतब करे कि क्या आगे बढ़ने का टाइम फ्रेम होगा अगर बढ़ना है। पर मैं बार बार कहता हूं जी कि चाइना से कोई रोक नहीं रहा, कार कंट्री से कोई रोक नहीं रहा, ईरान से कोई रोक नहीं रहा, और मिडल ईस्ट भी जाने से कोई रोक नहीं रहा। ठीक ये मुश्किल काम तो पहले करें ना, अपनी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस को दुरुस्त करेंगे, जिनकी बहुत सी चीजें पाकिस्तान में होने वाली हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेके बिजली की एफिशिएंसी तक, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत ठीक करने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग की जो कम्पिटिटिवनेस है वहां तक। देखिए, ये करेंगे नहीं तो कोई सरप्लस बनेगा तो दुनिया बिल्कुल को सही बेचेंगे ना। सो इट्स नॉट अ स्टोरी। मैं बिल्कुल ठीक इसलिए देखें, मैं कोई वन लाइनर्स का कायल नहीं हूं, ना ही कोई मिरेकल है ऐसा जो हो सकता है। ये एक हार्ड वर्क है। अगर हमारी फर्म्स को हम दुनिया से कंपेटिटिव बनाएंगे, आज तक एक गाड़ी तो दुनिया को बेच नहीं सके। गाड़ी तो छोड़ें, गाड़ी की जो बत्ती भी बनाते हैं वो दुनिया को इस बिल्कुल ऐसा लायक नहीं है कि बेच सकें। तो बिल्कुल दुरुस्त कहा लेट्स आपने नॉट, जी और आप इन इंडस्ट्रीज को पाकिस्तान में चूंकि एक, जिसे कहते हैं ना, बेबी की तरह चलाते हैं, और मराद देकर चलाते हैं, और कंसेशंस देकर चलाते हैं, और उनको प्रोटेक्शन देकर चलाते हैं। ये डीप थिंकिंग है, बिल्कुल ये ठीक कहा आपने सादा मसला नहीं है। जी अगर मैं नाजरीन को कहता हूं, अगर ये सादा होता तो पाकिस्तान 10% या 10.5% पे तो ना होता, और वियतनाम जो है, फिर आपको 91% ये पर ना भी होता जी देखना है कि देखें, वियतनाम की जो 25% है ना, मेरा ख्याल है बिल्कुल 72 अरब डॉलर सिर्फ सैमसंग को है। जी तो क्या कोई वैल्यू चेन का पार्ट बनने के लिए वो क्या मौके डॉक्टर हैं। साहब आपने सो बहुत ये वैल्यूएबल सजेशन दी। कुछ प्रोग्राम के वक्त की भी किल्लत है, आइंदा इस ऊपर आप मौजू पे आपसे बात करते रहेंगे। आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, भारत के साथ यकीनी तौर के ऊपर अगर हुकूमत समझती है, तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होते हैं, तजारत बहाल होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो डॉक्टर खकान नजीब कह रहे थे कि मेड इन पाकिस्तान की अशिया, जो हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनके एक्सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ये बड़ा अलमिया है कि हम जो हमारे यहाँ अशिया की बनाने की क्वालिटी है, जो उनकी कम्पिटिटिवनेस है, वो अट्रैक्टिव नहीं है कि हम दूसरे मुल्कों की चीज़ें अपनी फ़रोख्त कर सकें। अल्टीमेटली हमारी इकॉनमी पर ही दबाव बढ़ता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा जिससे इलाकाई एक पूरी जो सिचुएशन है उसके ऊपर बड़े उसके असरात होंगे। अल्टीमेटली हुकूमत और तमाम स्टेक होल्डर इस पर क्या फ़ैसला करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।